क्या आप जानते हैं कि हम जिस दुनिया में मौजूद हैं वो दुनिया किस चीज़ से मिलकर बनी है? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जिस्म सेल्स और पार्टिकल्स से मिलकर बना है। अगर हम अपनी बॉडी को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा जिस्म बहुत से सेल्स से मिलकर काम कर रहा है और फिर वो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम और पॉपुलेशन लेवल तक जाता है। लेकिन अगर हम इसको जूम करके और पास से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सेल्स भी पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं और वो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। अगर हम इन पार्टिकल्स को भी जूम करके देखें तो हमें ये मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क्स से मिलकर बने हैं। इस तरह पूरे का पूरा यूनिवर्स क्वार्क्स की कलेक्शन से और पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस तरह अगर हम अब तारीख को देखते हैं तो इस नेचर की परफेक्शन को देखते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। जब एक बड़े से धमाके में, जिसको हम बिग बैंग कहते हैं, इस यूनिवर्स की बर्थ हुई, इसके बाद एक कांस्टेंट तरीके से, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक परफेक्शन के साथ ये यूनिवर्स फैल रहा है और इसी परफेक्शन के नतीजे में इस दुनिया में ज़िंदगी का जन्म हुआ। जब हम रात के वक्त इस नीले आसमान को देखते हैं तो हमें इस कायनात की डिज़ाइनिंग को देखकर पता चलता है कि ये किसी ख़ास डिज़ाइन में बनाई गई है और इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती। ये कायनात जैसे भी बनी है बिल्कुल परफेक्ट बनी है। जब हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो हमें यूँ मालूम होता है कि इस कायनात की हर एक चीज़ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में अपना एक रोल अदा कर रही है। इन तमाम चीज़ों को देखकर हमारे दिमाग में कुछ सवाल पैदा होते हैं, और वो सवाल क्या हैं? ये यूनिवर्स इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? ये यूनिवर्स इतने परफेक्ट होने की कोई ख़ास वजह रखता है? क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ कोई इत्तेफाक है, या फिर हम कोई स्पेशल हैं, या फिर लकी? इसके साथ हम एस्ट्रोनॉमी की हिस्ट्री को देखेंगे, जब टाइम था ग्रीक्स का। ये कहा जा सकता है कि ग्रीक माइथोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी का अहम रोल है, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि ग्रीक माइथोलॉजी में सारे का सारा रोल ही एस्ट्रोलॉजी का है। ये वो वक्त था जब ग्रीक्स हर चीज़ का पता आसमान पे फैले इन सितारों से लगाते थे। जब रास्ते ढूंढने होते थे, या मौसम की तब्दीली को देखना होता था, या फिर फ्यूचर में क्या होगा, ये सब इन सितारों को देखकर पता लगाते थे। क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ स्टार्स को देखकर ही लोग हर चीज़ का पता लगा लिया करते थे। क्या आपको मालूम है कि हमारी ज़मीन के गिर्द जो प्लैनेट्स हैं, वो तमाम प्लैनेट्स भी ग्रीक गॉड्स हैं, जिसमें सबसे पहले वीनस आता है, जिसको ग्रीक माइथोलॉजी में एस्पोरोस कहा जाता था। पायरोस मार्स को कहा जाता था, फाइनन स्टार सैटर्न को, और फाइथन जुपिटर को कहा जाता था, स्टिलबॉर्न मरकरी को। इसके अलावा और भी बहुत से ग्रीक गॉड्स हैं, जिनमें एरिबोस, जिसको गॉड ऑफ डार्कनेस कहा जाता है, थोर, जिसको गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है, ओडिन और लोकी वगैरह भी ग्रीक गॉड्स में आते हैं। ग्रीक्स के लोग स्टार्स को लेकर बहुत सी कहानियों को मानते थे। हर स्टार की अपनी ही कोई दास्तान होती थी। जैसा कि एक कहानी ये है कि ये जो आसमान में सितारे नज़र आ रहे हैं, ये 5 सितारे, इनके पीछे एक स्टार भाग रहा है।
कई हजार सालों से। कहा जाता है कि हजारों सालों पहले एक पहाड़ के ऊपर 5 बहनें भाग रही थी और उनको पकड़ने के लिए एक आदमी उनके पीछे भाग रहा था। जिस पहाड़ पे वो 5 बहनें थीं वो अचानक ही हवा में बुलंद होने लगा और आसमान में पहुंच गया और वो 5 बहनें स्टार बन गई। इसी तरह वो आदमी जो उनके पीछे भाग रहा था वो भी आसमान पर जाकर स्टार बन गया और तब से इन 5 सितारों के पीछे एक सितारा भाग रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब वो इन 5 सितारों को पकड़ लेगा। नाजरीन, इस तरह की बहुत सी कहानियाँ ऐसी थीं जो ग्रीक माइथोलॉजी में बताई जाती थीं और उन पर यकीन करना उनके बिलीव का हिस्सा था। नाजरीन, इनके साथ ही हम इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे। जल्द ही लौटते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।